Hello everyone, welcome back to the online learning of class 11 business studies. My name is Pooja and for today's tutorial I will be dealing with some important questions which are essentially part of chapter 1, that is nature and purpose of business, chapter 2 forms of business organization, and chapter small business. After relating and completely understanding of all these three chapters, let's discuss some questions which are at most important to relate with. So let's get started. So सबसे पहला question which is of course important, that is state the different types of economic activities, which means that as per this question we need to identify कि कितने तरीके की types of activities हो सकती है which is economic in nature. So definitely यहाँ पे relate करना है with three different types of activities, that is your business, profession and employment, and this is the important question from chapter number 1, that is nature and purpose of business. सो डेफिनेटली जो बिज़नेस है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी इसीलिए है बिकॉज इट डील्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिटेबिलिटी, एंड इसका जो क्रक्स होता है दैट इज़ कंसर्न विद द प्रोडक्शन और द प्रोक्योरमेंट ऑफ द गुड्स and services so as to offer to the customers, and in return of that customer of course pay करता है प्राइस, चाहे वो गुड्स अवेल कर रहा है चाहे वो सर्विस अवेल कर रहा है, एंड इन रिटर्न ऑफ दैट प्राइस ओनली जो एक बिज़नेस है या जो एक इंस्टीट्यूशन है जो कि इकोनॉमिक होल्ड करता है अपने आप को बिज़नेस के परस्पेक्टिव से, वो यहाँ पे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को सिक्योर करता है. सो इफ़ आई टॉक अबाउट द प्रोफेशन, दैन प्रोफेशन इज़ ऑफकोर्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी है. द रीज़न इज़ कि यहाँ पे जो प्रोफेशनल होते हैं जो आपको प्रोफेशनल सर्विसेज ऑफर करते हैं लाइक योर डॉक्टर्स और योर लॉयर, सो डेफिनेटली वो स्किल्ड लोग होते हैं, वो स्पेशल नॉलेज को होल्ड करते हैं एंड इसके लिए वो आपसे फ़ी चार्ज करते हैं. And when I talk about the employments, of course it is an agreement or it is an arrangement moreover जहाँ पे you work for someone else and in return of that you get your remuneration, which means that you get your the benefit in terms of the value or the money factor, or it could be into the relation of your wages or the salary. So तीनों ही category जो है economic activities के साथ relate करती है. So of course अगर हमें क्वेश्चन ये राइज होता है या पूछा जाता है दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो वी कुड ब्रॉडली क्लासिफाई दैट इनटू थ्री, दैट इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. Let's come down to question number 2. Why is business considered as an economic activity? So definitely एक business को economic activity बोला जाता है and it is 110% your economic activity. The reason is कि जो business को initiate किया जाता है चाहे किसी भी level पे, of course the reason is to secure money out of it, and जो motive होता है, जो motivation होता है business को चलाने का या अपीयर करने के लिए बिज़नेस को या अटेम्प्ट करने के लिए या क्रिएट करने के लिए, दैट इज़ टू सिक्योर प्रॉफिटेबिलिटी. सो जो इसका लीडिंग ऑब्जेक्टिव होता है वो डेफिनेटली आपका मनी फैक्टर होता है, इसलिए हम बिज़नेस को रिगार्ड कर सकते हैं एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. एट द सेम टाइम इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कि जो बिज़नेस है उसका लीडिंग ऑब्जेक्टिव जो होता है वो इकोनॉमिक होता है, विच मीन्स दैट प्रॉफिटेबिलिटी होता है, बट डेफिनेटली इट डू हैव सम सॉर्ट ऑफ अदर ऑब्जेक्टिव्स टू रिलेट विद. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुड बी द एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस. सो एज अभी हमने डिस्कस किया जो बिजनेस है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है एंड इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन और द प्रोक्योरमेंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज़ अंडरटेकन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिटेबिलिटी, विच मीन्स दैट कि बिज़नेस जो है वो अपने आप को रन करने के लिए, अपने आप को चलाने के लिए क्या करता है, या तो खुद सामान को प्रोड्यूस करता है, खुद आउटपुट को प्रोड्यूस करता है बाई मेकिंग द रिसोर्सेज यूसेज, और इट में प्रोक्योर फ्रॉम समवन एल्स जो कि उसको प्रोड्यूस करता है, एंड द पर्सन कुड इन्वॉल्व देमसेल्फ इनटू द सेलिंग ऑफ दैट गुड्स और सर्विसेज, एंड बाय मीन ऑफ दैट ऑफ कोर्स वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करता है. सो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल बिजनेस प्ले करता है. एंड अगर क्वेश्चन आता है अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, सो मल्टीपल फीचर्स हैं बिजनेस के जिसको आप लिस्ट आउट कर सकते हो. लाइक इट इज़ रिगार्डेड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट होता है इस केस के अंदर. वी ऑफ कोर्स इन्वॉल्व द सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज. तो सेल का मतलब होगा ऑफ कोर्स सेल ऑफ करना, बेचना, द अल्टीमेट बायर, एंड एक्सचेंज जो होगा वहाँ पे दो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, वन इज़ द बायर एंड द अदर वन इज़ द सेलर, एंड उनके बीच में एक डील होती है, डील स्ट्राइक की जाती है. सो डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस. सो ऑफ कोर्स अगर एक बिजनेस को रन करते हो आप तो यू हैव टू डील विद गुड्स और द सर्विसेज, चाहे वो आपका टैंजिबल हो चाहे इंटैंजिबल, बट ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक केयर दैट इट हैज़ टू बी कॉन्टिन्यूस एंड रेगुलर इन नेचर.
एंड प्रॉफिट अर्निंग जो होगा वो आपका लीडिंग या फंडामेंटल मोटिव होगा। एंड डेफिनेटली कोई भी बिजनेस सोच किसी भी लेवल पे आप ऑपरेट करो, दैट हैज़ अनसर्टनिटी फैक्टर ऑफ द रिटर्न, विच मीन्स दैट जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कैसी होगी, नहीं भी होगी, या लॉसेज होंगी, कैसे लॉसेज होंगी, व्हाट टू द एक्सटेंट ऑफ द लॉसेज, ये सारी चीज़ें अनसर्टन होती हैं। एंड ऑफ कोर्स कोई भी जो बिजनेस होता है उसमें एलिमेंट ऑफ रिस्क होता ही होता है, नो बिजनेस इज रिस्क फ्री। So next important question is your how would you classify business activities? So आपसे classification of business activities यहाँ पे पूछी गई है। So herein you can divide business into the part of your industry and commerce. So जो industry है वो भी यहाँ पे business का part है, and उसके बाद we have commerce, and commerce को further divide किया गया है into trade and auxiliary to trade. So इंडस्ट्री में हम पढ़ते हैं बेसिकली अबाउट द प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। कॉमर्स जो है वो बेसिकली वो फैसिलिटी ऑफर करता है जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट के लिए स्मूथली ऑपरेट करने के लिए हेल्प आउट करता है। एंड ट्रेड इज़ द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर द अल्टीमेट प्रॉफिटेबिलिटी रीज़न। सो जो ट्रेड है वो ऑफकोर्स दो पार्ट में होता है, एक इंटरनल ट्रेड होता है, एक एक्सटर्नल ट्रेड होता है। इंटरनल समवॉट जहाँ पे एक नेशन में जितना ट्रेड होता है दैट इज़ काउंटेड एज अ इंटरनल, विच हैज़ बीन फर्दर क्लासिफाइड इनटू होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट योर एक्सटर्नल ट्रेड, ऑफकोर्स यहाँ पे एक नेशन जब दूसरे नेशन के साथ इन्वॉल्व होता है दैट इज़ योर पार्ट ऑफ योर external trade, and it has been broadly classified into three parts, that is import, export and entry port. So import is when as a nation आप किसी और nation से goods को मंगवाते हो, that is a buyer over here, and export is when you basically act as a seller and you sell your goods to the other nation, and in return of that of course you earn your foreign exchange or the foreign currency. And जब हम बात करते हैं entry port की, so it is a combination of your import and export. So by means of entry port what you do, at first you import from some other nation and thereafter you export, you sell off to the other nation. फर्दर जो आपका ऑक्सिलरीज टू ट्रेड इट इज़ ऑल्सो नोन टू बी योर एड्स टू ट्रेड, एंड ये बेसिकली वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि हेल्प आउट करती हैं टू रिमूव ऑल काइंड ऑफ हिंड्रेंसेस और द ऑब्स्टिकल्स जो कि कनेक्ट करता है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के फ्लो को। सो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जो है वो हेल्प आउट करते हैं सारे तरीके के हिंड्रेंसेस को रिमूव करने के लिए। Like we have transportation and communication, banking and finance, insurance, warehousing and advertising as important auxiliary to trade, जो smoothly business को चलाने के लिए या trade को facilitate करता है operate करने के लिए। Next important question is what is the role of profit in business? As we are very much clear in the head that जो profit है वो leading objective है किसी भी business के लिए, चाहे small scale पे हो चाहे medium पे large पे। So ultimately role क्या है, profit इतना कमाना ज़रूरी क्यों है? So profit को earn करना इसलिए essential होता है because it is a mean of livelihood, वो आपका source of income है जो कि आपके business को चलाने के लिए ज़रूरी होगा। सो डेफिनेटली जो एंटरप्रेन्योर्स हैं अगर उनको अपना प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिलेगी तो वो यहाँ पे कोई भी बिज़नेस को स्टैब्लिश नहीं करना चाहेंगे। एंड इट इज़ रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क, कोई भी बिज़नेस रिस्क फ्री नहीं होता है, रिस्क इज़ एसेंशियली द पार्सल ऑफ योर बिज़नेस। सो बिज़नेस में जो भी रिस्क होता है वो हम इसीलिए उठाते हैं द रीज़न कि हमें अगर रिस्क मैनेज कर पाते हैं अच्छी तरीके से, वी ट्राई टू ओवरकम दैट। सो ऑफकोर्स जो रिटर्न में हमें बेनिफिट मिलेगा दैट वुड बी काउंटेड एज माई प्रॉफिटेबिलिटी। एंड फंड्स फॉर ग्रोथ, कोई भी बिज़नेस जो है वो डेफिनेटली ग्रो करना चाहेगा इन द नियर बाय फ्यूचर। सो जो ग्रोथ है ऑफकोर्स आपकी डेवलपमेंट को शो करती है, सो आपके प्रोग्रेस को शो करती है। तो बिज़नेस को प्रोग्रेस करने के लिए, डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। एंड फंड्स अगर नहीं होंगे तो डेफिनेटली आपका जो विजन होगा टू ग्रो इन द नियर बाय फ्यूचर वो आप अटेन नहीं कर पाओगे। सो जो ग्रोथ फैक्टर है वो तभी पूरा होगा व्हेन यू हैव अवेलेबिलिटी ऑफ द कैश फैक्टर, एंड इफ़ यू हैव इनफ ऑफ द रेवेन्यू जनरेशन, ऑफ द प्रॉफिट जनरेशन, फॉर श्योर आपकी ग्रोथ अच्छी होगी इन द नियर बाय फ्यूचर। इट इज़ अ सिंबल सो एज टू सी दैट कि आपका बिजनेस इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली चल रहा है। एंड जो बिजनेस प्रॉफिट कमाता है ऑफकोर्स ये क्लियर हो जाता है दैट द कॉर्पोरेट हाउस और द बिजनेस हाउस इज परफॉर्मिंग रियली वेल। एंड कौन ऐसा बिजनेस है जो अच्छा तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा, दैट इज़ समवॉट एन इंडिकेशन जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी शो करता है। नेक्स्ट वी हैव एनहांसमेंट इन गुडविल, अगर कोई भी बिजनेस अच्छा काम करता है, प्रॉफिट को सिक्योर करता है तो दैट इज़ समवॉट जो कि आप कनेक्ट कर सकते हो विद द गुडविल और द रेपुटेशन इन द मार्केट दैट बिजनेस होल्ड्स। Next is what is business risk and what is its nature. So as per this
क्वेश्चन हम लोग को समझना है कि बिजनेस रिस्क क्या होता है, उसका नेचर क्या है। नेचर मतलब उसके फीचर्स के बारे में पूछा है। सो बिजनेस रिस्क बेसिकली आपकी पॉसिबिलिटी है ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस, बिकॉज आपका जो बिजनेस है उसके इवेंट जो है दैट इज़ अनसर्टन, एंड जो अनसर्टनिटी है उसकी वजह से आप या तो प्रॉफिट कमा पाओगे या तो आपको लॉसेस इनकर होंगे। इफ़ थिंग्स विल बी इन फेवर देन डेफिनेटली आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी, एंड अगर कोई चीज़ ऑफ द ट्रैक हो जाती है आपके अकॉर्डिंगली तो वो आपको लॉसेस को जनरेट करके दे सकता है। सो दिस इज सम वॉट अ ट्रिकी काइंड ऑफ थिंग टू हैंडल इन एनी काइंड ऑफ बिजनेस। सो नेक्स्ट वी हैव द नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क में क्या क्या फीचर्स हैं। तो बिजनेस रिस्क जो है वो डेफिनेटली अराइज होता है बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी फैक्टर। सो अनसर्टेनिटीज़ हैं, हमें पहले से वी कांट जज 100% क्या चीज़ होगी, बिकॉज मेजर और द मैनर चेंजेस जो हैं वो डेफिनेटली आते ही हैं, चाहे वो टेक्निक से रिलेटेड हो, चाहे वो प्राइजेस से हो, चाहे वो डिमांड फैक्टर हो, चाहे वो नेचुरल कैलामिटी हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है वो 100% प्रोडिक्टेबल नहीं हो सकती हैं आपके केस में, किसी के भी केस में। सो डेफिनेटली इसकी वजह से जो रिस्क होता है वो होता ही होता है, एंड रिस्क इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। कोई भी रिस्क फ्री बिजनेस नहीं होता है, एज ए टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो। डिग्री ऑफ रिस्क जो होता है वो डिपेंड करता है अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। जितना ज़्यादा स्केल पे आप ऑपरेट करोगे, जितना लार्ज स्केल पे ऑपरेट करोगे उतना इन्वेस्टमेंट होगा, जितना इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही रिस्क होगा कि वो इन्वेस्टमेंट आप अर्न कर पाओगे, रिकवर कर पाओगे या नहीं। जितना आपने कॉस्ट उस बिज़नेस पे लगाई है वो आप रिकवर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। सो दिस इज़ समवॉट जो कि प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके लिए। एंड द नेचर इज़ कि आपका ट्रेडिंग बिजनेस है या मैन्युफैक्चरिंग। अगर मैन्युफैक्चरिंग है देन ऑफकोर्स आपकी फिक्स असेट्स में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा होगा, सो एज़ टू हैव द प्रोडक्शन यूनिट। सो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क होगा। एंड व्हेन यू आर जस्ट सिंपली ट्रेडिंग ऑफ, मतलब कि आप सिर्फ सेलिंग करते हो तो आपका उतना कॉस्ट नहीं लगता है बिजनेस के ऊपर, तो उस वाले केस में आपका जो रिस्क फैक्टर होगा वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। एंड नेक्स्ट वी हैव प्रॉफिट इज़ अ रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। जो भी बिजनेस चलाता है या चलाने के बारे में सोचता है तो उसको पता होता है या तो प्रॉफिट आएगा तो लॉस आएगा, बट जो अनसर्टेनिटीज़ हैं अगर आप उसको टैकल करते हो, ओवरकम करते हो, तो दिस इज़ द रीज़न जो कि आपको दिस इज़ द रीज़न विच allows you to keep going. So इसकी वजह से आपको जो अर्न होता है दैट इज़ योर प्रॉफिटेबिलिटी। So next important question is that we need to compare the status of a minor in a joint family Hindu family business and into a partnership firm. So सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं माइनर क्या है। माइनर 18 years of age से कम का इंसान होता है एज़ पर द इंडियन लॉ। ये डेफिनेशन कोट करी गई बाई मीन ऑफ देम। सो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में बर्थ इज़ द ओनली फैक्टर जिसकी वजह से कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है फैमिली बिजनेस में। सो जैसे ही एक मेल एक बेबी बॉय बॉर्न होता है एक हिंदू फैमिली के अंदर, सो उसको एंटाइटलमेंट मिल जाती है, मेंबरशिप मिल जाती है, इक्वल राइट्स मिल जाते हैं एज द वे जो बाकी लोगों के होते हैं इन द केस ऑफ योर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। बट जो हम बात करते हैं पार्टनरशिप के बिजनेस की, तो एज ए पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो भी माइनर मेंबर होगा वो ऐसे ही अलाउ नहीं किया जा सकता एंटर करने के लिए। माइनर जो होगा वो लीगली एंटर नहीं कर सकता है विदाउट एनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट, बट अगर सारे पार्टनर्स कंसेंट देते हैं सो ऑफ कोर्स यहाँ पे माइनर को एडमिट करा जा सकता है, बट टू शेयर ओनली द प्रॉफिटेबिलिटी and he cannot contribute to the capital or bear any form of the losses, so he is basically a beneficiary kind of partner. Next important question is why do partnership firm register themselves even it is optional? So as you know कि Indian Partnership Act 1932 ये स्पेल आउट करता है दैट कि जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो कंपल्सिव नहीं है फॉर द रजिस्ट्रेशन पर्पस, बट अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एंजॉय सम सॉर्ट ऑफ बेनिफिट्स। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो पार्टनरशिप फर्म होती हैं ऑल्दो उनके ऊपर कोई कंपल्सिव प्रेशर नहीं होता है, फाउंडेशन नहीं होती है टू गेट देम रजिस्टर्ड, बट जो बेनिफिट्स वो अराइज करते हैं या रिसीव करते हैं बिकॉज ऑफ द रजिस्ट्रेशन परस्पेक्टिव, उसकी वजह से जो फर्म्स होती हैं वो यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर सकती हैं। सो जो लीगल रेमेडी या लीगल असिस्टेंस मिलती है दैट इज़ ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ योर being registered as a partnership firm as per the Partnership Act 1932. So next question is who elects the board of directors in the joint stock company? तो joint stock company में board of directors को कौन elect करता है? तो of course जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो यहाँ पे अपना रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करते हैं एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द केस ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी? तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है वो पूछा गया है। सो लाइबिलिटी इज ऑफ कोर्स द ऑब्लिगेशन टू पे, एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है दैट कि टू एनी ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू आपको डेप्ट को पे ऑफ करने के लिए बोला जा सकता है। एंड इनफैक्ट आपका जो पर्सनल असेट्स होते हैं वो भी यहाँ पे अटैच कर दिए जाते हैं सो एज टू मीट आउट द ऑब्लिगेशन।
जैसे कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में अगर बात करें, सो जितना भी डेप्ट होता है बिजनेस का, दैट इज़ ऑफ कोर्स द डेप्ट ऑफ द सोल ट्रेडर, सोल प्रोप्राइटर। सो उसकी जो पर्सनल असेट्स होते हैं वो भी अटैच होते हैं। सो अनलिमिटेड लाइबिलिटी इज़ ओनली अबाउट not being sure about the amount of the money that could be asked for you or from you in fact to pay off the debt factor. Next important question is what are the different parameters used to measure the size of business? So size of business मतलब कि small business को जज करने के लिए, किसी भी business को जज करने के लिए कि कौन से level पे वो operate कर रहे हैं, what are the parameters? But this question is straightly coming from the chapter small business. So बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, दैट इज़ नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड, कितने लोग आपके साथ काम करते हैं, साइज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, टोटल आउटपुट एंड इन्वेंट्री साइज. ऑफ कोर्स इट वुड बी हायर इन नंबर इन केस ऑफ योर लार्ज स्केल बिजनेस एंड लोअर इन नंबर एज कम्पेयर टू योर लार्ज बिजनेस इन केस ऑफ योर स्मॉल बिजनेस. तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि आपको जज करने में हेल्प आउट कर सकते हैं कि आपका बिजनेस स्मॉल स्केल पे ऑपरेट करता है, मीडियम पे या लार्ज पे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन दैट इज़ इंडिया. सो इंडिया के डेवलपमेंट में इन टर्म्स ऑफ योर सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. सो हियर इन वी नीड टू टॉक अबाउट ऑल दोज फैक्टर्स जो कि हेल्प आउट करता है, लाइक ये 40% ग्रॉस इंडस्ट्रियल वैल्यू को ऐड करता है या एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करता है, या 95% ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट जो कि इंडिया में बनता है दैट इज़ कॉन्ट्रीब्यूट बाय मेनी ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़. एंड रीजनल डेवलपमेंट भी पॉसिबल हो पाती है बिकॉज यूजुअली जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वन टैप्ड एरिया में को कवर करती हैं, रूरल एरिया को कवर करती हैं या हिली या बैकवर्ड एरियाज़ में डेवलप करी जाती हैं, सो एज टू प्रोवाइड डेवलपमेंट इन दैट एरिया ऑल्सो. सो बाय मीन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेफिनेटली चीज़ हो पाती है. एंड एज यू नो कि आफ्टर द एग्रीकल्चर द small scale industries is basically the second largest employment provider. So definitely ये ample amount of employment opportunity offer करता है. एट द सेम टाइम ये वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करता है, कन्फाइंड नहीं है ओनली टू प्रोड्यूस अ सेलेक्टिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स. डेफिनेटली वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है, प्रोड्यूस करता है एंड कस्टमाइज गुड्स को ऑफर करता है, कीपिंग इन माइंड कि स्पेसिफिक नीड ऑफ कस्टमर्स क्या है. द रीज़न इज़ कि काफ़ी कम लेवल पे, काफ़ी छोटे लेवल पे ऑपरेट कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू लार्ज स्केल बिजनेस, इसीलिए ये बहुत ईजिली टैप कर सकते हैं कस्टमर्स की नीड को एंड कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, मॉडिफाई कर सकते हैं एज़ पर द नीड ऑफ द कस्टमर्स. इसी क्वेश्चन का सब पार्ट आ सकता है दैट डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया, कि रूरल इंडिया में किस तरीके से स्मॉल बिजनेस हेल्प आउट करता है. सो डेफिनेटली इट प्रमोट्स योर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एज दे रिलाई मोर ऑन लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एज कम्पेयर टू योर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. तो जिसकी वजह से लेबर की यूसेज ज़्यादा होती है तो वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है. सो बाय द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन द रूरल एरिया, वहाँ के जो लोग हैं उनको इनकम अर्न करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है एंड इक्विटेबल काइंड ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो पाता है, विच मीन्स दैट जो रूरल इंडिया है वहाँ के लोगों को भी पैसे कमाने का मौका मिलता है. एंड बाई मीन ऑफ दिस डेफिनेटली उनका जो स्टैंड ऑफ लिविंग है वो भी एक्सेलरेट होता है, वहाँ पर भी ग्रोथ होती है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ कि जो लोग माइग्रेट करते हैं फ्रॉम द रूरल इंडिया टू द अर्बन एरिया टू द अर्बन इंडिया सो एज टू हैव सम सॉर्ट ऑफ वर्क, वो वहाँ पे अपने एरिया में बैठे हुए भी इस तरीके की अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं, काम को अवेल कर सकते हैं एंड दे डोंट नीड टू माइग्रेट टू देयर अदर प्लेस. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज वी नीड टू डिस्कस द प्रॉब्लम्स फेस बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. सो मेजर प्रॉब्लम जो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फेस करती है या एक्सपीरियंस करती है दैट इज़ ऑफ कोर्स द सबसे इंपॉर्टेंट एज योर फाइनेंस फैक्टर, द रूट कॉज इज अ फाइनेंस फैक्टर. देन वी हैव रॉ material as the problem, idle capacity, technology, marketing, infrastructure, underutilization of capacity, project planning. So ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा complicated होती हैं बिकॉज उनके पास फंड्स की कमी होती है, फाइनेंस की कमी होती है, पैसों की कमी होती है, जिसकी वजह से बाकी सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं एंड दे डोंट हैव दैट एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस ऑल्सो टू रिलेट विद द इशूज़. सो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है एक स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए. Next important question is what are the incentives offered by the government for industries in backward and the hilly areas. So definitely जो गवर्नमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रमोट डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्रियल सेटिंग्स होना बहुत ज़रूरी है. एंड अगर एंटरप्रेन्योर ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेट करना चाहेंगे इन द हिली और द बैकवर्ड एरियाज़ और इन द रूरल एरियाज़ इन द फॉर्म ऑफ हैविंग स्मॉल स्केल बिजनेस, देन डेफिनेटली वहाँ का जो एरिया है वो डेवलप होगा एंड ओवरऑल नेशन डेवलप होगा एंड जो ऑब्जेक्टिव है द डेवलपमेंट ऑफ द होल ऑफ द नेशन वो पॉसिबल हो पाएगा. बिकॉज इफ द इंडस्ट्रियल सेटिंग्स इज ओनली इन द केस ऑफ योर अर्बन एरियाज मोर एज कम्पेयर टू द स्मॉल स्केल एरियाज और इन द अनटैप्ड एरिया, डेफिनेटली एक एरिया डेवलप होगा दूसरा एरिया डेवलप नहीं होगा एंड ओवरऑल डेवलपमेंट अटेन हम नहीं कर पाएंगे एज द नेशन. इसलिए बहुत ज़रूरी है
है कि गवर्नमेंट जो है वो उनको इंसेंटिव्स ऑफर करे, टेम्पटेशन ऑफर करे, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को स्टैब्लिश करने के बारे में सोचें इन द अर्बन और इन द रूरल एरिया ऑफ कोर्स. सो बहुत तरीके के इंसेंटिव्स ऑफर किए जाते हैं टू देम, लाइक लैंड, पावर, बैंकिंग एंड फाइनेंस, रॉ मटेरियल, टैक्स से एग्जम्प्ट करना, ये सारे टेम्पटेशंस के फॉर्म पे ऑफर किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो स्टैब्लिश करें इंडस्ट्रियल सेटिंग इन द रूरल एरिया. So here in today's tutorial I had covered some of the important kind of questions जो कि एग्ज़ाम का पार्ट हो सकते हैं आपके CBSE पैटर्न के अकॉर्डिंगली. दिस इज सम ऑफ द क्वेश्चंस जो कि आपके चैप्टर 1 दैट इज़ नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, और चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और योर चैप्टर स्मॉल बिजनेस का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड यू हैव टू डेफिनेटली रिलेट विद इट. सो आज के ट्यूटोरियल में आई हैड कवर्ड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके लिए ज़रूरी है रिलेट करना. बट डू अंडरस्टैंड दिस कि ये जो अभी एक गो थ्रू काइंड ऑफ रिविजन हमने किया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिलेट किया है. दिस इज़ ओनली practical to understand when you have clearly into the concept of your all of the segments or all of the topics of your chapters जिसका अभी important questions मैंने discuss किए, which means I'm talking about nature and purpose of business and forms of business organization and small business, as I had already covered in the tutorial these 3 chapters. So definitely आपके लिए relate करना easier हो सकता है, but if you have skipped any of the tutorial तो आपके लिए issues हो सकते हैं इसको understand करने के लिए. So complete understanding of the concept is very much essential to relate with all of the important questions. So that's all for today's tutorial. Thank you so much.